गाइस, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। अपन लोगों ने बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसका पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपन ने कंप्लीट एनसीईआरटी को कवर किया है। एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से पॉइंट है वो सारे अपने माइंड के अंदर सेट हो चुके हैं, और अपन लोग इस चैप्टर में कौन कौन से छोटे छोटे टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो कंप्लीट फ्रेम अपने माइंड के अंदर भी सेट हो चुकी है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, इसको डीपली एंड ब्रीफली पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। ओके फाइन, पहले बात करते हैं बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड शरीर द्रव, इसका मतलब क्या होता है। देखो, बॉडी फ्लूइड का काम क्या अपनी बॉडी के अंदर है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, परिवहन का काम करता है। क्या क्या चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है ये इंपॉर्टेंट है अपना, तो याद रखना क्या काम करता है बॉडी फ्लूइड। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स यानी पौष्टिक पदार्थों का ये परिवहन करता है। गैसेस यानी CO2 एंड O2 का ये परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। आयंस का करता है, ठीक है। हार्मोन्स का करता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स का करता है। एंटीबॉडी का करता है, आदि। मतलब कि बहुत सारे पदार्थों का ये परिवहन का काम करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम करता है। किसके थ्रू होता है ये, बॉडी फ्लूइड के थ्रू। बॉडी फ्लूइड के अंदर अपन ने देखा था एक तो ब्लड होता है और एक लिम्फ होता है, और ध्यान से मेन जो रोल होता है वो ब्लड का ही होता है। क्लियर हो गया, मेन रोल किसका है, ब्लड का है। तो याद रखना ये ट्रांसपोर्टेशन परिवहन का काम करता है। पौष्टिक पदार्थ हो गए, चाहे ग्लूकोज वगैरह हो गया, एमिनो एसिड वगैरह हो गया, आयंस वगैरह हो गया, हार्मोन्स हो गया, उत्सर्जी पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट यानी उत्सर्जी पदार्थ, इनको ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक लेके जाने का काम करता है। जैसे यूरिया लिवर के अंदर बन गई, अब वहां से उसको किडनी तक लेके जाने का काम कौन करता है, अपना बॉडी फ्लूइड ही करता है, और उसको अपन बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं। क्लियर हो गया, तो परिवहन का काम कौन करता है, बॉडी फ्लूइड करता है। बॉडी फ्लूइड यानी कि मेनली ब्लड हो गया। क्लियर हो गया। अब बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन लोग, ब्लड। ओके, तो ब्लड वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन लोग समझते हैं। देखो ब्लड क्या है, ब्लड एक स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या है ब्लड, एक विशेष प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड क्या है, स्पेशलाइज्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, तरल संयोजी उत्तक होता है। अच्छा, कठोर संयोजी उत्तक यानी सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, बोन है, अपनी हड्डियां है। हड्डियां जो होती है वो सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू होती है, और जो ब्लड होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्लियर हो गया। ओरिजिन क्या है इसका उत्पत्ति की बात करते हैं, ओरिजिन क्या है इसका, मेसोडर्म होता है। ओरिजिन में कैसा है ये, मेसोडर्म होता है। ध्यान से, ब्लड की पीएच कितनी होती है, ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45 ब्लड की पीएच होती है। इसको अल्टर नहीं होने देना, इसको चेंज नहीं होने देना, इसलिए अपने ब्लड के अंदर बफर का काम करने वाले कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, ये बफर का काम करते हैं। और बफर क्या होता है, जो अपनी बॉडी की पीएच को मेंटेन करके रखता है, कांस्टेंट करके रखता है, उसको चेंज नहीं होने देता। क्लियर हो गया। तो बफर वाले जो कंपोनेंट होते हैं, चाहे वो कार्बोनिक एसिड हुआ, चाहे वो बाइकार्बोनेट आयन हुआ, कहां पर मिलते हैं, ये भी ब्लड के अंदर ही मिलते हैं। देन बात करते हैं, ब्लड जो होता है वो कंप्लीट बॉडी वेट का 7 to 8% भाग होता है। कंप्लीट बॉडी वेट का कितना भाग होता है, ब्लड 7 से 8% भाग होता है। मान लो कोई पर्सन है जिसका वेट कितना है, 70 kg वेट है, तो इसका निकालते हैं 8%, तो 70 kg का 8% क्या हो गया, 8/100 इक्वल टू कितना हो गया, 5.6। तो 5 से 6 लीटर ब्लड अपना बॉडी के अंदर होता है। तो मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मेल बॉडी की बात करते हैं, तो मेल बॉडी में ब्लड कितना होता है, 5 से 6 लीटर, और फीमेल बॉडी की बात करते हैं तो इसमें 4 से 5 लीटर ब्लड होता है।
अगर अपन लोग ब्लड के कलर की बात करें तो खून का कलर कैसा होता है भैया? लाल होता है। तो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड होता है। किसके कारण? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण होता है? प्रेजेंस ऑफ एचबी, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन को अपन लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं जब आरबीसी पढ़ेंगे। याद रखना, आरबीसी जब पढ़ेंगे तब अपन लोग हीमोग्लोबिन को डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसमें कौन सा आयरन होता है, कौन सा आयन होता है, कितनी पोरफायरिन रिंग होती है, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है, वो सारी चीजें अपन लोग पढ़ने वाले हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, हीमोग्लोबिन, अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो इसका अमाउंट अपनी बॉडी में कितना होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml अपनी बॉडी के अंदर होना चाहिए। पर 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। फीमेल के अंदर ये कम होता है और मेल के अंदर ये ज्यादा होता है। देन ब्लड जो होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है? जो अपने सेल से बाहर जो द्रव होता है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़कर जो द्रव होता है, जो फ्लूइड होता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ब्लड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का 30 से 35% भाग बनाता है। कितना भाग बनाता है ये? 30 से 35% भाग जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो ब्लड ही होता है। क्लियर हो गया यही सारी बातें? तो ब्लड के लिए ये सारी बातें अपन को आना चाहिए। क्लियर हो गया? ब्लड की पीएच कितनी होती है, ब्लड का रंग कैसा होता है, ब्लड का अमाउंट बॉडी में कितना होता है, बॉडी वेट का कितना होता है, और इसका मीडियम पता चल रहा है 7.35 या 7.45 जो इसकी पीएच है। तो मीडियम कैसा हो गया इसका? स्लाइटली एल्कलाइन हो गया। ठीक है, हल्का सा क्षारीय होता है। और टेस्ट इसका साल्टी यानी नमकीन इसका टेस्ट होता है। तो ये सारी बातें ब्लड की होगी। क्लियर है? अब ब्लड के अंदर क्या क्या होता है ध्यान से। ब्लड के अंदर होता है एक तो प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। ब्लड के अंदर दो चीज के अंदर अपन डिवाइड करेंगे, एक तो प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। तो फॉर्म्ड एलिमेंट और प्लाज्मा को भी अपन लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा। क्लियर हो गया? तो प्लाज्मा के बारे में हर एक वो पॉइंट जानेंगे जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है, और साथ ही साथ एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी आप लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया? चलिए और अब करते हैं इसको। ओके फाइन, ध्यान से देखना। ब्लड में क्या क्या मिलेगा अपन को? एक तो प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा को अपन लोग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्लाज्मा को? मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, ये कोई अपनी ब्लड वेसल्स है, इसमें क्या बह रहा है? रक्त, खून, ब्लड फ्लो हो रहा है। अपन ने क्या किया, इसके अंदर से आरबीसी बाहर निकाल दी, डब्ल्यूबीसी बाहर निकाल दी, प्लेटलेट्स बाहर निकाल दी। अब जो बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग भाग है, वो क्या हो गया? प्लाज्मा। इसको क्या बोल दिया अपन ने? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या रहेगा फिर? ज्यादातर पानी रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अपन लोग प्लाज्मा या फिर मैट्रिक्स, एक हो गया फॉर्म्ड एलिमेंट। और फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या क्या आते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आ गई। अब अपन लोग बात करते हैं डिटेल्स के अंदर प्लाज्मा के बारे में। क्लियर हो गया? तो हेडिंग लगा लो प्लाज्मा। प्लाज्मा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। प्लाज्मा जो होता है उसका कलर हल्के पीले रंग का होता है, पेल येलो कलर का होता है। कैसा रंग होता है इसका? हल्के पीले रंग का होता है, पेल येलो कलर का होता है प्लाज्मा। क्यों होता है? हल्के पीले रंग का ही क्यों होता है? याद रखना, प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन पिगमेंट। प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजन पिगमेंट के कारण प्लाज्मा का जो रंग होता है, कलर होता है, वो हल्के पीले रंग का होता है।
अब यूरोबिलिनोजन का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो छोटा सा एक फॉर्मेट समझ लेते हैं। सपोज करो जब आरबीसी डेड होती है तो क्या होगा, उसके अंदर प्रेजेंट हीमोग्लोबिन भी ब्रेक होगा। और हीमोग्लोबिन कितने कंपोनेंट में ब्रेक होता है, दो, एक तो हीम पार्ट बनाता है और एक ग्लोबिन पार्ट बनाता है। ग्लोबिन तो प्रोटीन होती है भैया, वापस से डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन हीम के अंदर क्या क्या होता है, एक तो आयरन होता है और पोरफायरिन वाला पार्ट होता है। आयरन तो Fe+2 होता है, ठीक है। और पोरफायरिन के अंदर, अब पोरफायरिन कहां जाएगा, फिर पोरफायरिन जाएगा अपने लीवर के अंदर। कहां जाएगा पोरफायरिन, लीवर के अंदर। और लीवर के अंदर जाकर क्या बनाएगा, ये बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। लिवर में जाने के बाद क्या बनाता है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। याद रखना, बिलीरुबिन जो होता है वो येलो कलर का होता है और बिलीवर्डिन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। आप यहां पे नोट कर सकते हो, बिलीरुबिन कैसा होता है, येलो कलर का होता है, और बिलीवर्डिन कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। देन बिलीरुबिन बिलीवर्डिन कहां पे बन गया, लीवर के अंदर बन गया। अब लीवर से कहां पे जाएगा, वो गॉल ब्लैडर के अंदर जाएगा, क्योंकि लीवर के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, बाइल जूस का। किसका फॉर्मेशन हो गया, तो किसका फॉर्मेशन करेंगे भैया, बाइल जूस। अब बाइल जूस कहां पे जाएगा, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर से कहां पे आएगा, ये आएगा पेनक्रियाज के अंदर, और पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ओडाई से ओपन होकर ड्यूडेनम यानी इंटेस्टाइन के अंदर ये इंटर होता है। कहां पे इंटर हो जाएगा, अब ये इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियल डिग्रेडेशन का काम होता है। क्या होता है, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन का काम होता है। और उसके बाद किसका निर्माण होगा, ये यूरोबिलिनोजन का। किसका निर्माण होता है, यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन के साथ साथ स्टेरोबिलिनोजन का भी निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा साथ में, स्टेरोबिलिनोजन। तो अपन को तो इस पे फोकस करना है, यूरोबिलिनोजन। और यही यूरोबिलिनोजन देन लैक्टियल डक्ट के थ्रू अब्जॉर्ब होके कहां पे आएगा, ये ब्लड के अंदर आता है। और ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होती है उसको ये कलर प्रोवाइड करवाता है। तो याद रखना, प्लाज्मा में आने के बाद यूरोबिलिनोजन पिगमेंट के थ्रू ही पेल येलो कलर इसका होता है। आगे जाकर ये यूरोबिलिनोजन किसमें कन्वर्ट होता है, यूरोक्रोम के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये यूरोक्रोम के अंदर। और एक चीज याद रखना, जो यूरिन को कलर प्रोवाइड करवाता है, किसको, यूरिन को कलर प्रोवाइड करवाता है, तो कौन करवाता है, वो यूरोक्रोम करवाता है। ये भी एक पिगमेंट है यूरोक्रोम, जो कि यूरिन को येलोइश कलर प्रोवाइड करवाता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई ना, ये सबको समझ में आ गया। डेड आरबीसी ब्रेक होती है, हीम पार्ट अलग हो गया, ग्लोबिन पार्ट अलग हो गया, ये प्रोटीन है भैया, डाइजेस्ट हो जाएगा। देन हीम आगे जाके आयरन पोरफायरिन लीवर में जाएगा, बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का फॉर्मेशन करता है, जो बाइल जूस में कन्वर्ट होता है। और बाइल जूस कहां पे आएगा, इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर, यानी ड्यूडेनम वाले भाग के अंदर वो रिलीज होता है। उसके बाद यूरोबिलिनोजन का फॉर्मेशन होता है। ये यूरोबिलिनोजन कहां पे आता है, ब्लड के अंदर। और ब्लड के अंदर आने के बाद प्लाज्मा को ये कलर प्रोवाइड करवाता है। ये सारी बातें क्लियर हो गई अपनी, ठीक है। अब बात करेंगे प्लाज्मा के अंदर और क्या होता है, ध्यान से। प्लाज्मा के अंदर, इसमें नोट कर देते हैं, प्लाज्मा के अंदर 90 से लेकर 92% तो वाटर होता है, और 8 से 10% क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है। क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो मैक्सिमम कंपोनेंट क्या हो गया प्लाज्मा का, पानी है भैया, सीधी सी बात है। तभी तो फ्लूइड होता है ना, बहुत ज्यादा पतला होता है। अरे अपन ने सॉलिड पार्ट तो बाहर ही निकाल दिए, जिसको अपन फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। अब बचा हुआ क्या है, पानी है, वाटर है। तो 90 से 92% क्या है प्लाज्मा के अंदर, पानी है। और 8 से 10% भाग क्या है इसके अंदर, प्रोटीन है। मेनली 3 प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन, एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। इन्हीं के बारे में भी अपन लोग जानेंगे। देन और क्या क्या होता है, ध्यान से, ये सारी बात होगी। इसको मैं रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया करो बीच बीच में, ओके। उसके बाद अपन लोग बात करेंगे इसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट की बात करेंगे। ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं और ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, वो सारी बातें करने वाले। पहले बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसके अंदर क्या क्या आएगा, ध्यान से, आयंस। तो कौन कौन से आयन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं,
कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन एंड क्लोराइड आयन, और भी फॉस्फेट वगैरह आयन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे आयन क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ही है जो किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है। और क्या होता है इसके अंदर, और क्या होता है, तो इसके अंदर होता है सॉल्ट वगैरह, लवण वगैरह होते हैं। कौन कौन से लवण होते हैं, NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, एंड NaHCO3 जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो इसके अंदर और क्या होता है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सॉल्ट है, NaCl, KCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये सारे सॉल्ट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया ये सारी बातें। और क्या होती है इसके अंदर, इसके अंदर इसके अलावा गैसेस होते हैं, लाइक CO2 वगैरह हो गया, ऑक्सीजन वगैरह हो गया, नाइट्रोजन भी होती है बहुत स्मॉल अमाउंट के अंदर। तो सारी गैसेस ये भी किसके अंदर मिलेगी अपन को, प्लाज्मा के अंदर मिलनी है। और ये सारे कौन से भाग है, इनऑर्गेनिक वाले पार्ट हो गए। ऑर्गेनिक की थोड़ी सी बात करते हैं। ऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर क्या आ जाएगा, इसकी प्रोटीन्स वगैरह आती है। अब प्रोटीन के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन आती है, मेनली 3 प्रोटीन होती है। कौन कौन सी, पहली बात करते हैं अपन लोग, फिब्रिनोजन। फिब्रिनोजन प्रोटीन, एक चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात है कि अपने शरीर के अंदर प्लाज्मा की सबसे बड़ी प्रोटीन, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी है, याद रखना, फिब्रिनोजन सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन होती है, याद रखना। प्लाज्मा की सबसे बड़ी, या ऐसे लाइन करें इसको, शरीर की सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन कौन सी होती है, फिब्रिनोजन होती है। इसका काम क्या होता है, निर्माण लीवर में होता है, फंक्शन ब्लड क्लॉटिंग का होता है, सिंपल सी बात है। ब्लड क्लॉटिंग का इसका फंक्शन हो गया। मैक्सिमम जो कंपोनेंट होते हैं ब्लड क्लॉटिंग वाले, जो कारक या घटक होते हैं, वो सारे के सारे, ज्यादातर की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमम लीवर से ही रिलीज होते हैं, लीवर से ही सीक्रेट होते हैं। क्लियर हो गया, तो ये सारी बातें अपन को फिब्रिनोजन के बारे में याद रखनी। उसके बाद कौन सी आएगी, सेकेंड नंबर बी, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की प्रोटीन की बात करते हैं, याद रखना। फिब्रिनोजन में एक चीज और याद रख सकते हो, ये सबसे कम होती है, वैसे ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन सबसे कम होती है, याद रखना, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रोटीन होती है प्लाज्मा ब्लड की। देन बात करते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम क्या होता है, देखो ग्लोबुलिन जो होता है वो 3 टाइप की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। याद रखना कितनी होती है, 3 टाइप की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा एंड गामा। ये जो गामा ग्लोबुलिन होती है यही आईजी प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, आईजी। और आईजी क्या है, एक एंटीबॉडी होती है। और एंटीबॉडी, इसका पूरा नाम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन। याद रखना क्या नाम है इसका, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन होती है, जो कि एंटीबॉडी के रूप में काम करती है। एंटीबॉडी के रूप में काम करने का मतलब ये हमारे शरीर के अंदर रोगों से सुरक्षा करता है, रोगों से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो ग्लोबिन का कार्य क्या हो गया, फंक्शन की बात करते हैं, क्या काम करता है, रोगों से सुरक्षा का काम करता है। क्लियर हो गया। देन अपन लोग बात करने वाले हैं एल्बुमिन। कौन सी प्रोटीन की बात करेंगे, एल्बुमिन की प्रोटीन की बात करने वाले हैं, सी, एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन प्रोटीन जो होती है वो संख्या में सबसे ज्यादा होती है, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं, देखो 8 से 10% प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, कितनी, 8 से 10%।
तो एल्बुमिन प्रोटीन खुद 4% होती है, यानी प्लाज्मा के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी है? एल्बुमिन प्रोटीन है, ये अपन को याद रखना है। लेकिन ये सबसे छोटी होती है। क्या? सबसे छोटी प्रोटीन होती है, सबसे छोटी, याद रखना। सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन है फिब्रिनोजन, और सबसे छोटी प्लाज्मा प्रोटीन है एल्बुमिन। इसकी संख्या में ये सबसे कम होती है, लेकिन एल्बुमिन की मात्रा अपने ब्लड के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं ऐसा कहूं कि मानव शरीर के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है? एल्बुमिन प्रोटीन होती है, और ये अपन को याद रखना है। एल्बुमिन का कार्य क्या होता है? ध्यान से, इसका कार्य होता है ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। ये क्या काम करता है? ये ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करता है। ऑस्मोटिक यानी कि परासरण नियमन का ये कार्य करता है। ठीक हो गया? ओपी को ये बैलेंस करके रखता है अपने ब्लड के अंदर। तो ये सारी बातें अपन को नॉर्मली आनी चाहिए, जो कि एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किया हुआ है। और अगर इनको पढ़ने के बाद आप प्लाज्मा को अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हो तो आपको वो बहुत छोटा सा लगेगा। क्लियर हो गया? और क्या होता है प्लाज्मा के अंदर भाई, याद रखना, इसके अलावा भी होता है। क्या क्या? ध्यान से देखना, इधर जगह है, ठीक है। इसके अंदर और क्या होता है? ओके फाइन, ध्यान से देखना। इसके अंदर डाइजेस्टिव फूड होता है। डाइजेस्टिव फूड यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड्स। ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड्स। एनसीईआरटी में लाइन मेंशन किया हुआ है कि संक्रमण की अवस्था में, इन्फेक्शियस कंडीशन के अंदर हमको ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड लिपिड्स भी देखने को मिलते हैं, यानी प्लाज्मा के अंदर ये भी पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो डाइजेस्टिव फूड भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको अपन एक्सक्रेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन लोग? एक्सक्रेटरी सब्सटेंस बोलते हैं। क्या क्या होता है? ध्यान से, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारे एक्सक्रेटरी सब्सटेंस भी किसके अंदर होते हैं? प्लाज्मा से ही कैरी होते हैं, प्लाज्मा से ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। और जहां पर ये बनते हैं वहां से एक्सक्रेटरी ऑर्गन के अंदर जाते हैं, जहां से अपनी बॉडी से ये रिमूव कर दिए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं? प्लाज्मा के थ्रू, यानी ब्लड के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। और क्या होता है प्लाज्मा के अंदर? एंटी कोगुलेशन भी होता है, जैसे हिपेरिन वगैरह भी प्लाज्मा के अंदर मिलती है। याद रखना, हिपेरिन भी प्लाज्मा के अंदर मिलती है। अगर मैं यूरिया की बात करता हूं तो अपनी बॉडी के अंदर नॉर्मल यूरिया लेवल कितना होना चाहिए? तो याद रखना 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ब्लड के अंदर यूरिया लेवल होना चाहिए। मैं आप लिख देता हूं, 17 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो इसका लेवल 40 या इससे ज्यादा मिलीग्राम हो जाता है तो उसको अपन यूरेमिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अपन लोग यूरेमिया बोलते हैं। उसके बाद क्या रह जाता है? ध्यान से देखना, इसके बाद रह जाता है, देखो एक डायग्रामेटिक्स तरीके से अपन लोग थोड़ा समझते हैं इसको। ये कंप्लीट समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। थोड़ा सा समझना इसको। ये अपने पास कोई एक टेस्ट ट्यूब है, क्लियर? ये क्या अपने पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर अपन ने ब्लड डाल रखा है। ये क्या है? ब्लड है। ये लो पूरा, ये लो रेड बना देते हैं। क्या इसके अंदर ब्लड है? इसके अंदर से अपन ने क्या क्या निकाल दिया? ध्यान से देखना। सपोज करना अपन ने आरबीसी निकाल दी, डब्ल्यूबीसी निकाल दी और प्लेटलेट्स निकाल दी। अब जो बचा हुआ भाग है वो क्या है? बचा हुआ भाग, रिमेनिंग पोर्शन, उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्लाज्मा बोल दिया। तो ब्लड के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट में अपन लोगों ने पढ़ना है इसको, एक तो फॉर्म्ड एलिमेंट और दूसरा प्लाज्मा या फिर मैट्रिक्स। अब अपन ने क्या किया, जो बचा हुआ भाग है प्लाज्मा, इसके अंदर से अपन ने क्लॉटिंग फैक्टर और निकाल दिया, क्लॉटिंग फैक्टर भी निकाल दिया। तो प्लाज्मा के अंदर से अपन ने क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दिया। तो अब जो बचा हुआ भाग है उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? सीरम बोलते हैं। क्या बोल दिया उसको अपन लोग? सीरम बोल दिया। तो मैं क्या लिखूं? प्लाज्मा को क्या लिखूं? ध्यान से देखना,
तो मैं प्लाज्मा को ऐसा लिख सकता हूं, प्लाज्मा क्या है, ब्लड के अंदर से अपन ने फॉर्म्ड एलिमेंट रिलीज कर दिया, जो बचा हुआ भाग है वो प्लाज्मा है। तो क्या हो जाएगा, ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट, तो ये क्या बन गया, प्लाज्मा बन गया। ब्लड माइनस क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट, क्या बन गया, इसको प्लाज्मा बोल दिया। अब अपन को सीरम पता होना चाहिए, सीरम क्या है, तो सीरम क्या हो गया, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर अलग निकाल दिया, अब जो बचा हुआ भाग है उसको अपन लोग क्या बोल दिया, सीरम बोल दिया। तो सीरम क्या हो गया, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर जब अपन ने बाहर निकाल दिया, तो अब बचा हुआ भाग उसको क्या बोलते हैं अपन लोग, सीरम बोलते हैं। इसका मतलब सीरम जो होता है वो स्कंदित नहीं होगा, क्योंकि अपन ने जो स्कंदन होने वाले कारक थे, जो क्लॉटिंग फैक्टर थे, वो अपन ने बाहर निकाल दिया। अब जो बचा हुआ भाग है वो क्या है, सीरम होता है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें प्लाज्मा के अंदर होगी कंप्लीटली, और अपन ने प्लाज्मा को कवर कर लिया है। और आप ये टॉपिक देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी के अंदर से प्लाज्मा यानी मैट्रिक्स तो एक बार जरूर पढ़ना, और पढ़ते ही आपके माइंड में ये एक फील आएगा कि अपना ये टॉपिक प्लाज्मा वाला एकदम से कवर हो चुका है। अब चाहे क्वेश्चन कैसा भी बने प्लाज्मा के अंदर से, अपने हर एक छोटी से छोटी चीज, हर एक मेन पॉइंट उसका कवर किया है, और ये सारे पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो के अंदर इतना है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन लोग फॉर्म्ड एलिमेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पढ़ने वाले हैं। क्लियर हो गया? तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।